हेलो बच्चों। तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, इस अध्याय में जो आज का वीडियो है हमारा अध्याय 14 पे बेस्ड है। और इस अध्याय का आज हम लोग यहाँ पे समरी डिस्कस करेंगे। और जो अध्याय है, इस अध्याय में आर्थिक गतिविधियाँ के बारे में डिटेल में बताया गया है। यानी कि आर्थिक गतिविधियाँ के प्रकार के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आर्थिक गतिविधियां होती क्या हैं? आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? देखो, ऐसी गतिविधियां या ऐसे कार्य, ठीक है, जिसका उद्देश्य यानी जिसका करने का उद्देश्य क्या होता है, करने का जो पर्पस होता है वो होता है पैसे कमाना। ठीक है, पैसे कमाना, धन अर्जित करना। इस उद्देश्य से हम कोई कार्य करते हैं। और इसको करने से क्या होता है, जीवन यापन होती है। मान लो आप पैसे ही नहीं रहेंगे तो बिना पैसे के तो जीवन यापन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पैसे कमाना, धन अर्जित करना, जीवन यापन, ऐसा उद्देश्य जिस कार्य का होता है उसको हम बोलते हैं आर्थिक गतिविधियाँ। क्या बोलते हैं? आर्थिक गतिविधियाँ। उदाहरण के लिए आप देखोगे तो कोई किसान जब खेती करता है, ठीक है, कृषि कार्य करता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो जो उपज होगी उसको बेचकर पैसे कमाएगा। ठीक है, अपने लिए यूज करेगा लेकिन पैसे भी कमाएगा। यदि आप बत्तख या मुर्गी पालन करते हैं तो उसका उद्देश्य भी पैसे कमाना होता है। ठीक है, और कहीं पे आप नौकरी करते हैं, आपको वेतन मिलती है, तो वो भी नौकरी करना भी हमारा आर्थिक गतिविधियां हैं। कोई आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उसका भी उद्देश्य है पैसे कमाना, ये भी हमारा आर्थिक गतिविधियां का पार्ट हो जाएगा। तो आर्थिक गतिविधियों में भी आप देखोगे तो एक वर्ड है यहाँ पे जो मेंशन किया है कि आर्थिक क्षेत्रक। ठीक है, आर्थिक क्षेत्रक। तो आर्थिक क्षेत्रक क्या होती है? देखो, ऐसी आर्थिक गतिविधियां आप ऐसे बोल सकते हो, जिन आर्थिक गतिविधियों की विशेषताएं एक समान होती है, या एक समान आर्थिक गतिविधियों के विशेषताओं वाले वो समूह को बोलते हैं आर्थिक क्षेत्रक। ठीक है, यानी कि ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसकी विशेषताएं एक समान होती हैं, ऐसे समूह को बोलते हैं आर्थिक क्षेत्रक। उदाहरण के लिए, जैसे कृषि कार्य करना, ठीक है, कृषि कार्य करना, खनन करना, ठीक है, बकरी पालन करना, बकरी पालन करना, मछली पालन करना, ये सारे आर्थिक गतिविधियां एक समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे आर्थिक गतिविधियां क्या है, हमारा प्रकृति जो माता है, प्रकृति माता, मदर नेचर पर डिपेंडेंट है डायरेक्टली। ठीक है, कृषि हम कहाँ करते हैं? जमीन पे करते हैं। खनन भी हम प्रकृति से डायरेक्ट उठाते हैं। बकरी पालन भी, जो बकरी होती है घास पे डिपेंडेंट होती है। मछली पालन, जल, ये सब हमारी प्रकृति माता पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो एक तरह से एक समान वाला समूह हो गए, इसको बोलेंगे आर्थिक क्षेत्रक। एक समान समूह वाले आर्थिक गतिविधियों को आर्थिक क्षेत्रक कहते हैं। और आर्थिक क्षेत्रक हमारा तीन प्रकार के होते हैं। आर्थिक क्षेत्रक हमारा तीन प्रकार के होते हैं। तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उनके समूह भी हमारा तीन प्रकार के होते हैं। तो देखो, ये हमारा हो गया आर्थिक क्षेत्र का वर्गीकरण। तो पहला हमारा जो समूह है आर्थिक गतिविधियों का, वो हमारा है प्राथमिक क्षेत्रक। क्षेत्रक अभी हम लोग देखे थे, एक समान विशेषताएं हमारे आर्थिक गतिविधियों को हम आर्थिक क्षेत्रक बोलते हैं। तो तीन हमारा वर्गीकरण है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक ऐसे आर्थिक गतिविधियों का समूह है जो डायरेक्टली प्रकृति माता पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मदर नेचर पे जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, मदर नेचर से यूज करके उनको हम गतिविधियां करते हैं, वैसे हमारा प्राथमिक गतिविधियां के पार्ट में आएगा। कृषि करना हमारा जमीन से डायरेक्ट डिपेंडेंट है। खनन करना, हम जमीन को खोद के निकालते हैं। मछली पकड़ना, ठीक है, ये हमारा
प्राथमिक क्षेत्र का आ जाएगा, डायरेक्टली प्रकृति माँ से डिपेंडेंट है। द्वितीय क्षेत्रक ऐसी आर्थिक गतिविधियां होंगी जो प्राथमिक क्षेत्रक के जो आउटपुट है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक के जो उत्पाद हैं उसको लेकर इसको प्रोसेस कर कर, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक के जो उत्पाद हैं उसको प्रोसेस कर कर नए उत्पाद बनाता है, वैसे आर्थिक गतिविधियों को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्रक। ठीक है, द्वितीय क्षेत्रक की क्या कंडीशन है कि प्राथमिक क्षेत्रक के जो उत्पाद हैं उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद नए उत्पाद बनाता है, ऐसे आर्थिक गतिविधियों को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्रक। जैसे निर्माण का कार्य, ठीक है, विनिर्माण का कार्य, मैन्युफैक्चरिंग ये हो गया, ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ये हो गया जल आपूर्ति। जैसे मान लो कोई कृषि के उत्पाद है, जैसे हो गया गेहूं, तो गेहूं, ठीक है, गेहूं जो हो गया, गेहूं उत्पादन करना हमारा प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट है। लेकिन गेहूं को लेकर हम आटा बनाते हैं, मिल में पीस के आटा बनाते हैं। आटा से बहुत सारे चीज़ जैसे ब्रेड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आटा बनाना, ब्रेड बनाना, ये हमारा द्वितीय क्षेत्र का पार्ट हो गया, ठीक है। तो खनन मान लो लौह अयस्क हम निकाल रहे हैं, तो लौह अयस्क निकालना ये हमारा क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट हो गया। लेकिन लौह अयस्क को प्रोसेस कर कर आयरन बनाना, ठीक है, आयरन बनाना, स्टील बनाना, ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र का पार्ट हो गया, ठीक है। जल तो हमारा तालाब से मिल जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट हो गया। जल को प्रोसेस कर कर हम बोतल में जब हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा द्वितीय क्षेत्र का पार्ट हो गया। तो ये हमारा हो गया द्वितीय क्षेत्रक, ये भी हमारा आर्थिक गतिविधियां है। तीसरी जो हमारी क्षेत्रक है वो है तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक क्या होता है, आप डायग्राम यदि बनाओगे ना, तो ये हमारा प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक से जो उत्पाद आए वो हमारा क्या, द्वितीय क्षेत्रक में प्रोसेस होके, द्वितीय क्षेत्र में प्रोसेस होता है, ठीक है, इसके उत्पाद आते हैं। और तृतीय जो क्षेत्रक होता है ना, तृतीय जो क्षेत्रक होता है, इन दोनों को हेल्प करता है, ठीक है, इन दोनों को हेल्प करता है। उदाहरण के लिए देखो, प्राथमिक क्षेत्र से हम गेहूं बनाएं, ठीक है, यदि गेहूं को खेत में ही तो प्रोसेस करके आटा नहीं बनाते हैं, ठीक है, आटा बनाने के लिए हमें क्या ले जाना पड़ता है, मिल के पास ले जाना पड़ता है। तो मिल के पास या फैक्ट्री में हम ले गए, ठीक है, तो फैक्ट्री में ले जाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, परिवहन की जरूरत पड़ेगी, परिवहन की। तो परिवहन जो हो गया वो हमारा तृतीय क्षेत्र का पार्ट हो गया। तो प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक को मदद करने के लिए, ठीक है, या प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को, प्राथमिक क्षेत्र को उत्पाद को जो हमारा लास्ट तक उपभोक्ता तक ले जाने के लिए जो हमारा हेल्प करता है वो हमारा तृतीय क्षेत्रक, यानी सेवा वाला कार्य हो गया, सेवा कार्य, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्रक हमारा क्या करता है, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्रक का दोनों को मदद करता है। जैसे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, परिवहन व्यापार प्रदान करता है, पैसे देता है, बैंकिंग देता है, ठीक है, कोई फैक्ट्री लगानी हो तो पैसे देता है, ठीक है, कम्युनिकेशन हमारा प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आर्थिक गतिविधियां होंगे। तीन तरह की आर्थिक गतिविधियां, यानी तीन क्षेत्रों को डिवाइडेड है। प्राथमिक क्षेत्रक जो हमारी डायरेक्टली जो मदर नेचर है उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्रक मदर नेचर से जो उत्पाद है उसको प्रोसेस कर कर नए उत्पाद बनाता है। और तृतीय जो क्षेत्रक है इन दोनों को हेल्प करता है, परिवहन करके, सेवाएं प्रदान करके, बैंकिंग प्रदान करके, व्यापार करके, ठीक है, ये सारी सेवाएं हमारा द्वितीय क्षेत्र का, हमारा तृतीय क्षेत्र का पार्ट होता है। तो इस अध्याय में यही सब दिया गया है, इंटर रिलेशन और आर्थिक गतिविधियों का जो तीन प्रकार हैं। कुछ हमारे शब्दावली भी दिए गए हैं इस अध्याय में। शब्दावली में जैसे आपका डेफिनेशन पता होना चाहिए, प्राथमिक क्षेत्रक, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्रक उन गतिविधियों का समूह है जिसमें प्रकृति माँ से सीधे कच्चा माल प्राप्त किया जाता है।
उदाहरण के लिए कृषि, मछली पालन, वानिकी यानी कि वन वाला जो है, ठीक है, मुर्गी पालन, खनन आदि। ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र का डिफिनेशन हो गया। जो द्वितीय क्षेत्रक है वो ऐसे गतिविधियां समूह जिनमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को प्रसंस्करण यानी प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस किया जाता है, नई वस्तुएं बनाई जाती हैं, ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्रक। जैसे गेहूं से आटा बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, कपास से कपड़े बनाना और जल आपूर्ति, सौर ऊर्जा, विद्युत उत्पादन, ये हमारा द्वितीय क्षेत्र का पार्ट है। तृतीय क्षेत्र में ऐसे गतिविधियां जिनमें जिनमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का सहयोग देने वाली सेवाएं प्राप्त है, ठीक है। यहाँ पे सेवाएं सेवाएं ध्यान रखना, द्वितीय क्षेत्र का पार्ट है। या तो प्राथमिक क्षेत्र का सेवाएं प्रदान करती है, द्वितीय क्षेत्र का सेवाएं प्रदान करती है, वो हमारे तृतीय क्षेत्र के पार्ट आ जाएंगे। परिवहन, बैंकिंग, व्यापार प्रबंधन, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट इसको इंग्लिश में बोलेंगे। संचार यानी कम्युनिकेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, तो एजुकेशन और हमारा मेडिकल फैसिलिटी जो है हमारा तृतीय क्षेत्र का पार्ट आ जाएगा। ये हमारी सब सेवाएं प्रदान करना हो गया। फिर डेयरी भी यहाँ पे, डेयरी का क्या डिफिनेशन है? डेयरी एक ऐसा स्थान है, ठीक है, डेयरी क्या है? एक स्थान है जहाँ दूध को एकत्रित और भंडारण करते हैं। तो डेयरी एक स्थान है जहाँ पे दूध का एकत्रण होता है और भंडारण करते हैं। जैसे गांव में आप देखो कोई स्थान होता है जहाँ पे पूरे गांव से जो लोग होते हैं वहाँ पे दूध को जमा करते हैं और दूध को शहर तक पहुँचाया जाता है। तो डेयरी का डिफिनेशन हो गया। फिर है शब्द यहाँ पे बिचौलिया, मिडलमैन, ठीक है। बिचौलिया वह व्यक्ति होता है जो उत्पादन से माल खरीदकर, उत्पादक, ठीक है, उत्पादक से माल खरीदकर उपभोक्ता को बेचता है। ऐसी सेवाएं के लिए वह शुल्क लेता है, उसे हम बिचौलिया बोलते हैं। जैसे व्यापारी एक बिचौलिया हो गया, वह किसान से फल खरीदता है और बाजार में बेचता है, तो इसको हम बिचौलिया बोलते हैं। ये भी अध्याय में दिया हुआ है। फिर अध्याय में अन्य जो वर्ड है, सहकारी, सहकारी संगठन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो सहकारी संगठन क्या होता है? व्यक्तियों का समूह जो आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलकर निर्णय लेता है। जैसे अमूल डेयरी का आपने नाम सुना होगा, वह क्या है? सहकारी समिति है। अमूल डेयरी में जो भी दूध उत्पादन करने वाले जो लोग हैं ना, वही निर्णय लेते हैं कि दूध का उत्पादन कितना ज़्यादा होगा, कहाँ पे बेचेंगे, कौन कौन से हम सामान, कौन कौन से उत्पाद बनाएंगे। तो जो सब मिलकर एक बोल सकते हो बिजनेस की तरह काम करते हैं। उत्पादक जो उत्पादन करता है वही मैनेजमेंट भी करता है। तो ऐसे संस्थान को बोलते हैं सहकारी संगठन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमूल का डेयरी सहकारी समिति। फिर इस अध्याय में पाश्चुरीकरण, ये भी वर्ड दिया गया है। पाश्चुरीकरण क्या होता है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को नियमित तापमान तक गर्म करके हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। तो पाश्चुरीकरण में क्या होता है? दूध को अचानक गर्म करते हैं एक नियमित तापमान तक, फिर उसके बाद ठंडा करते हैं। इससे क्या होता है? उसमें दूध में जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाता है, और बैक्टीरिया जब नष्ट हो जाएगा तो दूध जल्दी से खराब नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? पाश्चुरीकरण। फिर अगला जो वर्ड है कारखाना, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्ट्री। तो कारखाना क्या है? भवनों का समूह, भवनों का समूह जहाँ वस्तुओं का निर्माण या संयोजन होता है, कारखाना कहलाता है। जैसे स्टील प्लांट, वस्त्र उद्योग, ये हमारा कारखाना का पार्ट है। फिर हमारा अन्य जो शब्द इस अध्याय में दिया गया, खुदरा, रिटेल। तो वस्तुओं को छोटी मात्रा अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना और उसे पुनः बिक्री नहीं करने को खुदरा बोलते हैं, खुदरा बोलते हैं, ठीक है। जैसे किराने की एक दुकान है, किराने की दुकान क्या होता है?
छोटा जो किराने की दुकान है वो डायरेक्ट जो उपभोक्ता है, हम सब आप ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से खरीदते हैं। तो वस्तुओं का छोटी मात्रा में, जैसे कोई भी ऑयल हो गया, ठीक है, बिस्किट हो गया, ये उपभोक्ता यानी हमारे जैसे उपभोक्ता को बेचता है। तो वैसे जो बेचने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं खुदरा। ठीक है, छोटी मात्रा में अंतिम उपभोक्ता तक जो पहुंचाना होता है उसे बोलते हैं खुदरा। इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया किराने की दुकान। फिर इस अध्याय में निर्यात के बारे में दिया गया है। निर्यात शब्द क्या होता है? एक देश में बनी वस्तुएं और सेवाओं दूसरे देश में बेचते हैं तो उसे निर्यात बोलते हैं। जैसे भारत से यदि भारत का बना चाय यदि हम विदेशों में बेचते हैं तो उसे बोलेंगे निर्यात कर रहे हैं। भारत के मसाले जब विदेशों में बेचेंगे तो उसे बोलेंगे निर्यात। फिर 11वां जो है गोदाम, वेयर हाउस। गोदाम क्या है? बड़े भवन होते हैं जहाँ पे वस्तुओं को बेचने या उपयोग करने से पहले संग्रहित करते हैं। ठीक है, बेचने से पहले लाके वहाँ पे रखते हैं, उसे बोलते हैं गोदाम, वेयर हाउस। बड़े दुकान में आप जाते होंगे, कुछ सामान यदि आपको बड़े क्वांटिटी में लेने होते हैं तो बोलता है रुक जाइए मैं गोदाम से लाता हूँ, या गोदाम में चलिए दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे बड़े भवन होते हैं वो गोदाम उसे बोलते हैं। फिर 12वां जो शब्द है मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू। ये क्या होते हैं? किसी वस्तु का मूल्य जिसे मुद्रा के मूल्य से मापा जा सके उसे बोलते हैं मौद्रिक मूल्य। कोई भी वस्तु हो जिसे पैसों से तुलना करें, कि जैसे मान लो कोई आपके पास चेयर है, तो आप बोलोगे 1,000 की चेयर है। ठीक है, मान लो बोले आईफोन है तो आप बोलोगे 1,00,000 की आईफोन है। ये हमारा मौद्रिक मूल्य हो गया। ठीक है, तो मॉनेटरी वैल्यू जो होती है क्या होती है? उसे मूल्य से तुलना करते हैं तो हमारा मौद्रिक वैल्यू हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों इस अध्याय 14 में हम पढ़े आर्थिक गतिविधियां के 3 प्रकार, और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो शब्दावली थे उसका भी हम लोग इसमें अध्ययन किए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।